गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सेकंड लेक्चर में। ये जो रेगुलर बैच चल रही है जो 3 फेब से 28 फेब तक चलेगी, आज उसका दूसरा लेक्चर है। कल हमने काफी सारी नई चीजें सीखी थी, अच्छे लेटेस्ट एग्जांपल्स के साथ में, फ्रेश नोट्स के साथ में। हमने देखा था कि स्ट्रेटजी क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फायदे क्या हैं। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो उसकी कमियों से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस क्या है, कैसी क्या कमियां हैं जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने को आपको रोकती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, या उसे इम्प्लीमेंट करने के बाद भी आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। वहां से स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो आप अपना ध्यान बनाई रखिए और इस पे फोकस करना। मतलब अगर आप शांति से इसे सुनेंगे और नोट्स आप लिखते चलना, तो उससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशन से। सबसे पहली लिमिटेशन है कि आपका ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, जहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रही है, जो मार्केट है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही एक पहली लिमिटेशन है उसकी। एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट टू अंडरस्टैंड, मेक्स इट डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ इट विल शेप इन फ्यूचर। क्या मतलब है कि आपका जो एनवायरनमेंट है ना, जिसके अंदर आप बिजनेस करते हैं, वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि फ्यूचर में कैसा शेप लेगा। समझिए कि आपने आज एक मोबाइल लॉन्च किया, हो सकता है कि कल लोगों की प्रेफरेंसेस मोबाइल को लेकर बदल जाए। मतलब जो आज जिस तरह के मोबाइल चल रहा है, शायद आगे चल के वैसे मोबाइल ना चले, लाइट वेट के आने लगे और ज्यादा लाइट वेट के आने लगे, या और प्रेफरेंसेस बदल जाए। तो वो इन्वायरमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप बता नहीं सकते कि कैसे चीजें आगे होगी। मैं इसमें एक केस स्टडी लेना चाहूंगा। जैसे आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का काफी चल रहा है, टू व्हीलर्स ईवीस निकाली थी, टाटा ने भी निकाली, काफी और कंपनियों ने भी इसे निकाला। अब इस केस में हुआ क्या कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो आप लेके निकल रहे थे, वो स्टार्ट में तो बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा था कि भाई पेट्रोल नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी से मस्त चलाएंगे, बहुत अच्छी पैसे बचेंगे वगैरह। लेकिन हुआ क्या कि जो बैटरीज थी, उन्होंने आग पकड़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही धूप में ज्यादा देर तक वो स्कूटर्स रहने लगते थे या वो बाइक्स रहने लगती थी, तो वो आग पकड़ लेती थी। इस कारण से लोगों ने क्या सोचा कि अब हम इसे लेके हमारा ज्यादा कैपिटल का नुकसान होता है। कि पेट्रोल लगेगा तो ठीक है भैया, कि वो कभी कभी जो आप जब आप जाएंगे ट्रेवल करेंगे तब लगेगा। ये तो आपकी पूरी स्कूटी या जो भी व्हीकल आपने लिया है पूरा बर्बाद हो सकता है। तो लोगों ने अपना प्रेफरेंसेस वापस चेंज किया। आपने सही पकड़ा एनवायरनमेंट को कि ईवी आ रही है, चलाना चाहिए, मार्केट में बेचना चाहिए, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा टर्बुलेंट टर्बुलेंट मतलब कि कभी भी देख सकते हो आप, कभी भी जैसे भूकंप आता है ना, कि अचानक से सब बिगाड़ देगा, वैसा है ये मार्केट, वैसा है ये बिजनेस एनवायरनमेंट कि कभी भी चेंजेस आ सकते हैं। वैसे ही इस चेंज के कारण जो कंपनी थी उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा और सेल्स काफी ज्यादा डिक्लाइन हुई। अगला अपना जो लिमिटेशन है वो है कि इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आप है ना, आपने खुद ने भी नोटिस किया होगा कि जब आप पढ़ाई करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाने बैठते हैं ना, तो आपका काफी टाइम लगता है उसमें। या फिर आप टू डू लिस्ट तैयार करते हैं अगले दिन के लिए, तो आप काफी चीजें सोचने लगते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। उसमें समय काफी चले जाता है और समय इतना चले जाता है कि जब सच में उसे एक्शन में लाने की बारी आए, तब आप कर ही नहीं पाते हैं। आप मान लीजिए सुबह उठे और 2 घंटे आप प्लानिंग ही करते रहे, अब आप थक चुके हैं। अब आप बोलेंगे हमें तो पढ़ना नहीं भाई, हम तो अब कल से पढ़ेंगे। तो प्लानिंग में इतना समय चले जाता है कि आप एक्शन में नहीं ला पाते उन चीजों को। इसमें आप ही का एग्जांपल लिया था मैंने कि बच्चे टाइम टेबल तो बनाते हैं, उसे बदलते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई करने नहीं बैठते, वो कल पे टाल देते हैं उसे। उसके कारण उन्हें काफी नुकसान होता है, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। कॉस्टली प्रोसेस कैसे कि आपको देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है, आपको पता है कि बिजनेस में हर पर्टिकुलर फील्ड के लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत होती है। अब ये नॉलेज हर किसी के पास नहीं रहता है, और कोई भी जो बिजनेसमैन है उसके पास हर फील्ड का नॉलेज हो ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए वो एक्सपर्ट्स को हायर करता है कि बताइए भैया आप बताओ कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करूं कैसे, मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरे को मदद मिले। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में भी क्या होता है, बैटिंग कोच अलग होता है, बॉलिंग कोच अलग होता है, फील्डिंग कोच अलग होता है। वैसे अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में भी देखें तो म्यूजिक डायरेक्टर अलग है, आपका जो नॉर्मल मूवीज के डायरेक्टर होते हैं वो अलग है। तो हर किसी का एक स्पेसिफिक नॉलेज रहता है, वो एक्सपर्ट होता है उस फील्ड का। आप जब उन एक्सपर्ट्स को बुलाते हो ना, तो वो बहुत हेफ्टी अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करते हैं आपसे। इस कारण ये इतनी ज्यादा कॉस्टली हो जाती है कि मीडियम साइज और स्मॉल साइज वाली फर्म्स जो है वो तो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकती। मान लीजिए अब कोई किराना वाला, उसके पास इतना पैसा तो नहीं है ना कि वो किसी एक्सपर्ट को बुलाए और बोले कि ये मेरे एरिया का एनालिसिस करो
और मुझे बताओ कि क्या मैं अच्छी सेल्स कर पाऊंगा, या और उससे बड़ी फर्म भी ले लीजिए, होलसेलर ले लीजिए, वो ये सब नहीं कर पाते। या और भी कोई छोटी फर्म्स है या नए स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए काफी हेवी अमाउंट ऑफ फीस इसके अंदर चले जाएगी। इसके कारण उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर असर आता है। और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इतनी ज्यादा है कि हो सकता है कि आप प्लानिंग और स्ट्रेटजी में इतना ध्यान देते थे आपके बिजनेस की, कि आपको असली में जो आपके जो डेली ऑपरेशंस होता है ना, कि प्रोडक्शन करना है, माल बेचना है, उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाता है। तो इसलिए एक तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया, और यहाँ पे कॉस्टली प्रोसेस का तो मैं सिंपल है कि आप एक्सपर्ट्स हायर करेंगे, उसमें काफी ज्यादा पैसा आपका लगेगा। उसके कारण ये जो आपकी कॉस्ट होगी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप प्रॉफिटेबिलिटी को शायद टच ना कर पाए, या उससे दूर होते चले जाएं। अब तीसरा, इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज टू फर्म्स स्ट्रेटजीज। आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई, उस पर कॉम्पिटिटर्स कैसे रिएक्ट करेंगे ये आपको पता नहीं होता है। क्योंकि देखिए, ये एक बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसके अंदर काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मान लीजिए टाटा है, रिलायंस है, और महिंद्रा है, अलग अलग तरीके की बहुत सारी कंपनीज हैं। अब कोई भी कंपनी जब डिसीजन लेती है, तो वो डिसीजन अचानक से जब वो ले लेगी तभी वो मार्केट में आएगा, तभी उसकी न्यूज बनेगी या बाहर आएगा। क्योंकि ये एक बंद कमरे के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बोर्ड मीटिंग में तय करते हैं कि हम क्या डिसीजन लेने वाले हैं। तो ये आपको अब खुद से पता तो चल नहीं सकता है। इस चक्कर में होता क्या है कि आप जो है उनके रिस्पॉन्सेस पता नहीं कर सकते कि आपने कोई स्ट्रेटजी लगाई तो उस पर कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करने वाला है, ये आपको नहीं पता है। कुल मिला के तो ये एक लिमिटेशन आ जाती है कि आपने स्ट्रेटजी बनाई, वो फेल हो सकती है अगर कॉम्पिटिटर का रिस्पॉन्स अच्छा हुआ और उसने उसके लिए कोई तोड़ निकाल लिया तो। एग्जाम्पल क्या है, सडन इंट्रोडक्शन ऑफ जियो टुगेदर विथ फ्री डाटा इंटरप्टेड स्ट्रेटजीज ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स। मान लीजिए एयरटेल ने क्या प्लानिंग करी होगी भैया कि मैं एक स्टेट दो स्टेट कर करके फैलाते जा रहा हूँ अपना बिजनेस। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अपना प्रॉफिट अर्न करता हूँ, मतलब वो क्या काफी हाई रेट पे डाटा सेल कर रहे थे, जो इंटरनेट था उस टाइम पे थोड़ा महंगा था। लेकिन जियो ने क्या किया कि अचानक से ही पूरे मार्केट में जो लॉन्च किया था उनका प्रोडक्ट, फ्री सिम का, फ्री नेटवर्क का, फ्री इंटरनेट का, उस चक्कर में हुआ क्या कि दूसरों की स्ट्रेटजीज जो थी वो धरी की धरी रह गई। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि अब करना क्या है। तो ये एक और लिमिटेशन हो गई कि आप कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेस को गेस नहीं कर सकते कि क्या होगा। इसको एक बार रीड कर लेते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव सिनेरियो वेयर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग टू मूव स्ट्रेटेजिकली। सभी ने अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बना के रखी है भाई, कोई भी ऐसे ही नहीं आता है, सबके पास अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू गोज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ कॉम्पिटिटर्स। आप पता नहीं कर सकते कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दूसरे लोगों की क्या है जो आपसे compete कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस डिसीजंस आर टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट विद इन क्लोज्ड डोर्स। बंद दरवाजों के बीच में या उसके पीछे ये मीटिंग्स हो रही है, जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है कि कब कौन सी स्ट्रेटजी आ जाएगी सामने वाले की तरफ से। तो हमने चार लिमिटेशंस देखी। सबसे पहला क्या है कि ये एनवायरनमेंट है ना भैया, बड़ा कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट है। तो आप गेस नहीं कर सकते हो कि कब कैसे स्ट्रेटजीज, कब कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, कैसे चेंजेस आ जाएंगे आगे चल के। दूसरा था कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बड़ी है, कि आपका काफी समय चले जाता है, एक्शन ले नहीं पाते हैं, और इसके कारण आपके डेली ऑपरेशंस पे इफेक्ट आएगा। ये कीवर्ड्स ध्यान में रखना जो मैं रिवाइज करते वक्त बता रहा हूँ आपको। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। एक्सपर्ट्स हायर करोगे, ज्यादा पैसा खर्च होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज के लिए इसे अफोर्ड करना मुश्किल हो सकता है। कीवर्ड्स ध्यान में रखिए। चौथा है, इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेस ऑफ फर्म्स स्ट्रेटजीज। दूसरी फर्म्स की स्ट्रेटजीज क्या हो रही है, उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है, आपकी स्ट्रेटजी के प्रति वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये गेस करना काफी मुश्किल काम है। तो ये आप नहीं कर पाते। तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कुछ लिमिटेशंस थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। लिखते चलिएगा, मैं अभी से बता रहा हूँ कि आप लिख के करते रहेंगे इसको, कीवर्ड्स पे ध्यान देंगे, तो ये आपको लंबे समय तक आप रिटेन कर पाएंगे और आपको काम में आएगा ये। अब देखते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपका घर है, आपके घर में भी तो ऐसे हायरार्की होती है ना, कि दादाजी की सुनेंगे, उसके बाद पापा की सुनेंगे। समझिए, दादाजी की कौन सुनता है, पापा, पापा की कौन सुनते हैं आप। तो ये एक हायरार्की है कि आप पापा को बोलोगे तो मान नहीं लेंगे, लेकिन आपको कुछ काम मनवाना है तो आप किसके पास जाते हो, दादाजी के पास, कि आप बोल दीजिए तो पापा शायद कर दे। तो वैसे ही हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशन में भी। वो भी अपनी जो स्ट्रेटेजिक लेवल्स होते हैं ना, कि सब अपने अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं। दादाजी क्या प्लानिंग करेंगे कि भाई सभी लोगों के लिए क्या क्या चीजें घर के अंदर अच्छी हो सकती है, वगैरह वगैरह।
पापा क्या करेंगे कि मैं कैसे इकोनॉमिक नीड्स फुलफिल कर सकता हूँ आपकी। साथ में जो आप हैं, आप क्या सोचेंगे कि भैया मेरा ये जो एजुकेशन है वो अच्छे से हो, मैं पढ़ाई करूँ, मैं जॉब करना स्टार्ट करूँ। सबके अलग-अलग लेवल्स हैं। वो उसको उसके हिसाब से अपना काम करते हैं। तब ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला है कॉर्पोरेट लेवल। दिस रोल इंक्लूड्स डिफाइनिंग मिशन, गोल्स, डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेसेस इट शुड बी इन। क्या है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट है ना वो टॉप लेवल है, वो सबसे ऊपर है। पहली बात, ये आपको मिशन और गोल देते हैं। मिशन क्या होगा कि आपको करना क्या है, गोल ये आपका टारगेट है। तो ये सब देने का काम करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। साथ ही साथ ये और क्या करते हैं, ये आपको बताते हैं कि कौन से बिजनेस के अंदर आपको रहना है और कौन से बिजनेस के अंदर आपको नहीं रहना है। जैसे मानिए रिलायंस जो आपकी है, रिलायंस में मुकेश अंबानी जी क्या करते हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि भैया हमको ये वाला सेक्टर जो है टेलीकॉम सेक्टर कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। हो सकता है आगे चल के जियो में लॉसेस आने चालू हो जाए या कोई और नया कॉम्पिटिटर आ जाए और नुकसान होने लगे, तो डिसाइड कौन करेगा कि इसमें रहना है या नहीं? टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो कि कौन है? मुकेश अंबानी जी। फिर अलोकेटिंग रिसोर्सेस अमंग डिफरेंट बिजनेसेस। अब उनके पास पैसा बहुत होता है। जैसे आपको बताओ तो रिलायंस के पास ना सबसे ज्यादा उनका जो कैश काउ है, उनकी जहां से सबसे ज्यादा पैसा आता है वो है उनकी ऑयल रिफाइनरीज। वहां से उनको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। तो वो उस पैसे को कौन कौन से बिजनेस में बांटे, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां से ज्यादा फायदा मिलेगा। भैया आपके पास भी क्या होता है कि आपको घर वाले पैसे देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं, तो आप भी क्या सोचेंगे? आप तो एंटरटेनमेंट की पर्पज से सोच रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी से सोचती है, आप क्या सोचते हैं कि एंटरटेनमेंट के पर्पज से। आपको 1,000 दिए तो आप सोचते हैं क्या करूं, मूवी देखने में ज्यादा मजा आएगा, या कहीं गेम खेलने चले जाऊं उसमें ज्यादा मजा आएगा, या मैं कहीं घूमने चले जाऊं, बाहर ट्रेवल करने चले जाऊं उसमें ज्यादा मजा आएगा। तो आप अपने पैसे को इस तरह से अलोकेट अलोकेट मतलब कि बांटना, अपने पैसे को अलग अलग जगह पे लगाना जहां से ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ये काम कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, कि कौन कौन से बिजनेस मेरे ऑर्गेनाइजेशन करेगी। फिर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज दैट स्पेन इंडिविजुअल बिजनेसेस। स्ट्रेटजीज बनाना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना दोनों ही टॉप लेवल का मैनेजमेंट का काम है। कि सबसे ऊपर से तो वही कुछ भेजेंगे डायरेक्शन, तभी जाके तो नीचे वाले लोग वो काम करेंगे। मुकेश अंबानी जी अगर आज उठकर बोल दें कि भैया जियो का काम नहीं करना है, तो लोग नहीं करेंगे, नीचे वाले उन्हें बंद करना पड़ेगा इसे। अब है प्रोवाइडिंग लीडरशिप फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज होल। मुकेश अंबानी जी उन्हें गाइड करेंगे, मतलब जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होता है ना वो उन्हें गाइड करता है, उन्हें बताता है कि आपको कैसे रहना है, क्या एटीट्यूड होगा, ये सब डिसाइड करते हैं ऊपर के टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोग। ये बादशाह लोग हैं कि ये बताएंगे कि आपको करना कैसे सब चीजें। सबसे पहली चीज क्या है, ये डिफाइन करता है मिशन एंड गोल। दूसरा, ये बताते हैं कि कौन से बिजनेस में रहना है और कौन से में नहीं। ये आपके जो रिसोर्सेस है, इनके पास जो पैसे हैं या अलग तरीके के रिसोर्सेस हो सकते हैं, फैक्ट्रीज हो सकती है खाली, तो उन्हें कहाँ पे किस बिजनेस को अलोकेट करना है, किस बिजनेस के लिए ये सुटेबल रहेगी वो चीजें। फिर स्ट्रेटजीज बनाना और उन्हें लगाना, इम्प्लीमेंट करना, ये काम भी इनका ही है। और लीडरशिप तो प्रोवाइड करेंगे उस सभी बिजनेसेस के लिए कि भैया मैं आपका करता रहता हूँ। इसके अंदर आता है एमडी, सीईओ, सीएफओ एंड हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स। ये एग्जांपल से याद रखना। आपके जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रिटर्न वाला, उसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन में ही हो सकता है कि आपको गेस करने को बोल दे कि ये आदमी ये काम कर रहा है। अगर आपको ये ड्यूटीज जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताई है, अगर ये ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है तो आपको गेस करना रहेगा कि वो कंपनी का क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है या सीएफओ है। अब हम देखते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। बिजनेस लेवल मतलब कि अब ये क्या है कि ये तो ऑर्गेनाइजेशन हो गई रिलायंस। मैं रिलायंस का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो बिजनेस बहुत वास्ट है। वहां पर ये तीनों ही लेवल जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आसानी से समझे जा सकते हैं। और क्योंकि उनकी कहानियां इतनी ज्यादा बाहर है, उजागर है, तो आपको आसानी होगी उसे समझने के लिए। तो बिजनेस लेवल मैनेजर्स क्या होते हैं कि मुकेश अंबानी जी ने अभी क्या किया है कि अपनी जो विल है, विल मतलब कि उन्होंने जो अपनी जायदाद है उसे बांट दिया है। तो ईशा अंबानी को उन्होंने दिया है रिटेल बिजनेस और अनंत अंबानी को उन्होंने दिया है एनर्जी बिजनेस। अब मान लीजिए ये रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री के ही ये दो बिजनेसेस है अलग अलग, जो उन्होंने अपनी दो एक बेटी में और एक बेटे में बांट दिया है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है रिलायंस, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में मुकेश अंबानी जी आते हैं। अब जो इन बिजनेस के हेड है ना, जैसे कि अब आपका रिटेल बिजनेस का हेड कौन है? ईशा अंबानी। तो वो बिजनेस लेवल मैनेजर बनेगी आगे चल के, मतलब उन्हें बिजनेस लेवल मैनेजर ही माना जाएगा क्योंकि वो एक पर्टिकुलर बिजनेस की हेड है। तो ये बिजनेस लेवल पे आ गया। और अनंत अंबानी एनर्जी बिजनेस के बिजनेस हेड है। तो पढ़ते हैं पहले इसको।
Business level managers are concerned with strategies that are specific to a particular business. ईशा अंबानी जी का टारगेट क्या होना चाहिए कि मैं कैसे करके अपने रिटेल बिजनेस को आगे बढ़ूं, उसके अंदर क्या चेंजेस करूं। उनका फोकस अपने बिजनेस पे होगा, स्पेसिफिक बिजनेस पे होगा। वहीं पे मुकेश अंबानी जी का बिजनेस जो दिमाग चल रहा था वो सब बिजनेसेस के लिए सोचेगा, पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए सोचेगा। अनंत अंबानी का क्या रहेगा कि वो ध्यान देंगे एनर्जी बिजनेस पे, कि एनर्जी बिजनेस के अंदर और क्या चीजें सुधारी जा सकती है, क्या नई टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है, कैसे इसका प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है, कहाँ पर नई फैक्ट्रीज लगाई जा सकती है। ये सब सोचने का काम अनंत अंबानी जी का। वो भी किस कहाँ पर सोच रहे हैं, अपने स्पेसिफिक बिजनेस पे, जिनके वो बिजनेस हेड है उसका सोच रहे हैं वो। फिर strategic role of this manager is to translate general statement of direction। अब क्या होता है कि आपका जो मुकेश अंबानी जी उन्होंने बताया होगा कि ऐसा ये है कि आपको ये बिजनेस मिला है, आपको ये बिजनेस ऐसे चलाना है। इनका काम क्या होता है कि आगे से टॉप लेवल मैनेजमेंट, मैंने क्या बोला था, वो इंप्लीमेंट करेंगे और फॉर्मुलेट करेंगे स्ट्रेटजीज पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे तो वो ऊपर से कुछ अगर स्टेटमेंट पास करते हैं तो उसे ट्रांसलेट करके, ये तो बिजनेस लेवल, ये सेकंड लेवल पे आ गया। दादाजी टॉप लेवल मैनेजमेंट, पापा बिजनेस लेवल, और फंक्शन लेवल पे आप आ जाते हैं। तो फंक्शन लेवल पे आ पाएंगे तो बिजनेस लेवल वाले का काम क्या है कि दादाजी से लेके आपको स्टेटमेंट देना है। दादाजी ने कोई काम पापा को बोला तो आपके पापा आपको बोल देंगे कि भाई ऐसे जाके कर लेना। पापा को पता था कैसे करना है, पापा ने बस आपको समझाया कि काम ये है, अब इसे ऐसे कर दो। तो आप फंक्शन लेवल पे आ जाएंगे, अगला लेवल वही है। तो इनका काम क्या रहता है बिजनेस लेवल वालों का कि जनरल स्टेटमेंट जो कि स्ट्रेटजी का आ रहा है ऊपर से टॉप लेवल मैनेजमेंट से, उसे ट्रांसलेट करके फंक्शन लेवल वालों को दे देना है। तो बिजनेस लेवल मैनेजर्स आर हेड ऑफ डिवीजन, मतलब ये जो अपने डिविजन्स करे हुए हैं ये बिजनेस के डिविजन्स हैं, कि एनर्जी बिजनेस अलग हो गया, टेलीकॉम सेक्टर अलग हो गया, रिटेल बिजनेस अलग हो गया। तो इस सबको बांटने का काम, ये जो बटे हैं ना, ये डिविजन्स होते हैं, और इन डिवीजन का हेड जो रहता है उसे बिजनेस हेड बोलते हैं, जो कि बिजनेस लेवल मैनेजर्स कहलाते हैं। बीच के बंदर बोलते हैं हमने। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे लेवल पे, फंक्शनल लेवल की। अब बारी है आपकी। आपने दादाजी की सुनी टॉप लेवल मैनेजमेंट, बिजनेस लेवल आपके पापा के हाथ में, और अब आपके हाथ में है फंक्शनल लेवल। पहले समझते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जब होती है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला प्रोडक्शन हो गया, फिर आप उसका मार्केटिंग करेंगे, फिर एडवर्टाइजिंग करेंगे, फाइनेंस करना, फिर आपका सेल्स। ये सारे फंक्शंस हैं जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म होते देखते हैं। अब ये फंक्शंस के जो हेड रहेंगे उन्हें फंक्शन हेड बोलेंगे। कि मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसका हेड कौन है, तो ये हेड जो होते हैं ना, ये फंक्शनल लेवल मैनेजर्स होते हैं। कि एक पर्टिकुलर फंक्शन एक इंसान के हाथ में है, उसे हम फंक्शनल मैनेजर बोलेंगे। तो इस लेवल पे आपका काम क्या रहेगा कि आपका जो फंक्शन है उसे आप सबसे अच्छे तरीके से करिए पहले तो। कि फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले का काम क्या है कि सबसे सस्ते पैसे में, यानी जहां पे सबसे कम ब्याज लगे ऐसा पैसा उठा के लाना। सेल्स वाले का काम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना। अब इन लोगों से ना आपको बड़ी खास इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्रोडक्शन वाले से क्या मिलेगा भैया, ग्राउंड लेवल की रियलिटी पता चलती है कि हमारे पास भैया इतनी ही यूनिट से हम इतना बना पाएंगे। सेल्स वाला क्या बोलेगा कि भैया ज्यादा मत बनाओ, क्योंकि माल बेचने के लिए लोग भी तो चाहिए, कि डिमांड ही बहुत कम हो रही है मार्केट में, तो आप एक काम करिए कम ही बनाइए। तो अब फंक्शन लेवल वालों के लिए खास बात क्या हो जाती है कि इन्हें आपस में कोरिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट भी होते हैं। कि एक जैसे करेगा उसका असर दूसरे पे आता है। कैसे? आप प्रोडक्शन जितना करेंगे उतना सेल्स करना पड़ेगा, और सेल्स आप कितनी कर सकते हैं जितनी मार्केट में डिमांड है। और ये मार्केट डिमांड जनरेट कौन करेगा? आप जितनी मार्केटिंग करेंगे, जितना एडवर्टीजमेंट करेंगे, उतनी डिमांड बढ़ती जाएगी। प्रोडक्शन वाला भी डिपेंडेंट है। कैसे? आपके पास पैसा ही नहीं है, रिसोर्सेस ही नहीं है, तो आप प्रोडक्शन करेंगे कैसे? प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। तो ये सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। अब इन फंक्शन पे काम करने वाले फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं, हमने देख लिया। अब देख लेते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर इसको कैसे डील करा है इसके साथ में। इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन It provides most of the information that makes it possible for business and corporate level managers। ये ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो कि बिजनेस लेवल और कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट के काम में आती है। किस चीज के लिए? टू फॉर्मुलेट रियलिस्टिक स्ट्रेटजीज और अटेनेबल स्ट्रेटजीज। सबसे पहले आप ऐसी मतलब देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या है कि ग्राउंड रियलिटी का थोड़ा लेट पता चलेगा। आप बताएंगे तभी तो ऊपर पता चलेगा।
और ये पता करने के लिए ये नीचे वाले मैनेजर्स होते हैं। तो ये जैसी इन्फॉर्मेशन देंगे ना, उसी के हिसाब से वो ऊपर वाले स्ट्रेटजीज बनाएंगे। इन्होंने बोला कि भैया अभी धंधा थोड़ा मंदा है, प्रोडक्शन कम होना चाहिए, तो इसके लिए आप ऊपर जाएंगे, वो अलग स्ट्रेटजीज बनाएंगे और फिर आपको देंगे। ये बताएंगे कि भैया आजकल ये टेक्नोलॉजी ज्यादा चल रही है। जैसे कपड़ों का एग्जांपल लें, कि अगर कोई कपड़ों की बड़ी सी एक कंपनी है, तो मान लीजिए वो बताएंगे कि आजकल ये डिजाइन ज्यादा चल रही है, तो आप उस तरीके के प्रोडक्ट्स आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऐड करना चालू कर देंगे। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि ऐड करना है? ऊपर वाले। लेकिन इन्फॉर्मेशन कहाँ से गई? नीचे से गई है। मतलब फंक्शनल लेवल वाले कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे कि मदद मिलती है बिजनेस लेवल वालों को और कॉर्पोरेट लेवल वालों को कि हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी है और कैसे ऑब्जेक्टिव सेट करना है। क्योंकि ये क्या बोलेंगे, भैया हम जितना कर सकते हैं आप उतना काम दीजिए ना। आप बोल देंगे कि 1 लाख यूनिट्स बनाइए, आपके पास इतना रिसोर्सेस है नहीं, आपके इतना माल बिक नहीं सकता है, तो आप इतने बना के करेंगे क्या? ये इन्फॉर्मेशन देता कौन है? नीचे वाले, यानी फंक्शन लेवल मैनेजर्स। अब ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस एंड इट्स ऑपरेशंस। इट मे जनरेट इंपॉर्टेंट आइडियाज दैट सब्सिक्वेंटली मे बिकम मेजर स्ट्रेटजीज फॉर कंपनी। ये काफी सारे ऐसे स्ट्रेटजीज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं जो आगे चल के आपके लिए बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजीज बन सकती है ऊपर लेवल पे। कैसे? कि मान लीजिए 5G नेटवर्क लॉन्च करना है, ये एयरटेल के कोई फंक्शन लेवल मैनेजर्स ने एनालाइज करा होगा कि जो नेटवर्क है उसमें काफी प्रॉब्लम्स आ रही है आजकल। तो ये बातें ऊपर तक गई। उन्होंने सोचा कि अब क्या स्ट्रेटजी करी जाए। तो उन्हें लगा कि 4G के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने 5G नेटवर्क को प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी के यूज करके पहले ही लॉन्च कर दिया। प्रोएक्टिव कब रह पाए? जब फंक्शन लेवल मैनेजर्स जो थे वो इफेक्टिव और इफिशिएंट लोग थे। उन्होंने बताया, ऊपर ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिससे कि एक मेजर स्ट्रेटजी बनी और वो बहुत सक्सेसफुल रही उनके लिए। एचआर डिपार्टमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। एचआर डिपार्टमेंट क्या है कि आपको कैसे लोग चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कि कैसे लोग चाहिए, कॉम्पिटेंट चाहिए, कैरेक्टर क्या होना चाहिए, उनका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिसाइड होती है। ये थे आपके 3 लेवल ऑफ मैनेजर्स कि टॉप लेवल पे कैसे होते हैं, फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल। अब हम देखेंगे कि इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसा होता है, कि नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 लेवल्स। आपके जो 3 लेवल है ना, इनके बीच में रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं? तो 3 प्रकार के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं या बातचीत करने का तरीका हो सकता है। कैसा? सबसे पहला, फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। An independent relationship where each function or division is run independently headed by a function or division head। जो भी functions है और business है वो सब independently चलते रहते हैं और उनके सब business head है और function head है। रिलायंस का यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल रहेगा फिर से, क्योंकि उनके अलग अलग बिजनेसेस हैं, उनके अलग अलग बिजनेस हेड्स हैं और बिजनेस हेड्स के नीचे जो फंक्शंस हैं उनके, वो भी इंडिपेंडेंटली रन होते हैं। Who is a business level manager? उन्हें business level manager reporting directly to business head who is corporate level manager। तो इस वाली नेटवर्क स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो भी आपके फंक्शन हेड्स हैं और डिवीजन हेड्स हैं, इन्हें ऊपर वाले टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही आपको रिपोर्ट करना होता है। तो हायरार्की बड़ी सिंपल हो गई कि पापा और मैं एक ही पोजीशन में हैं और मैं और पापा दादाजी को रिपोर्ट करेंगे। ये इनकी हायरार्की हो गई कि बिजनेस लेवल और बिजनेस लेवल मैनेजर जो भी है या फंक्शन लेवल मैनेजर जो भी है वो रिपोर्ट करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट को। अब सेकंड वाला देखते हैं, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। इसमें इनका क्या कहना पड़ता है कि ऑल पोजीशंस फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू स्टाफ लेवल एम्प्लॉइज आर इन द सेम हायरार्किकल पोजीशन। इट इज फ्लैट स्ट्रक्चर वेयर एवरीवन इज कंसिडर्ड एट सेम लेवल। भैया अब जो हमारी सोसाइटी है वो मॉडर्न हो रही है, अब सब बराबर है, सब अपना अपना इनपुट देंगे, सब अपने अपने फंक्शंस अच्छे से करेंगे कि अगर मेरा भी कोई ओपिनियन है तो वो सुना जाएगा अपने घर में। आपने कोई बात बोली तो पापा सुन ले रहे हैं आपकी बात। तो ये एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप स्ट्रक्चर है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉइज है, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स है, बिजनेस लेवल मैनेजर्स है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये सब साथ में बैठते हैं, डिसीजंस लेते हैं और किसी को रिपोर्ट नहीं करना है, सब मिलके काम करते हैं। इसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं रिलेशनशिप का। मतलब जो आपकी कम्युनिकेशन है उसके लिए भी मान सकते हैं, और जो लेवल है रिपोर्टिंग का वो बताता है कि यहाँ पे कोई किसी को रिपोर्ट नहीं करता। फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर एक कीवर्ड है, ध्यान में रखना। हो सकता है एमसीक्यू में आपको बोल दिया कि प्लेट स्ट्रक्चर है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप की बात कर रहा है। मैट्रिक्स रिलेशनशिप्स, a grid like structure levels in an organization with teams formed with different peoples from various departments that are built for temporary task based projects। मतलब समझिए कि आपकी एक कंपनी है,
आपको एक पर्टिकुलर टास्क मिला है, मतलब आपने कोई प्रोजेक्ट उठाया कि भैया हम ये पर्टिकुलर, मान लीजिए आपकी आईटी कंपनी है, तो आपने बोला हम ये एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। तो आपने क्या किया कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो थे या फंक्शंस थे, वहाँ सबसे लोगों को उठाया, जो भी एफिशिएंट और इफेक्टिव लोग लगे, जो इस काम के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए रिलेवेंट है, उन सबको उठाया और बोला कि भैया ये काम करके दिखाओ। तो ये जब बनता है ना, तो ये एक मैट्रिक्स रिलेशनशिप जनरेट करता है, ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर। कि ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब क्रॉस है भाई, कोई भी किसी से भी बात कर ले रहा है, अलग डिपार्टमेंट का है, अलग लेवल पे है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इजीली, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो उनका टास्क मिला है उस पर उन्हें बातचीत करनी है। रिलेशनशिप्स हेल्प्स मैनेज ह्यूज कॉन्ग्लोमेरेट्स विद ईज। मतलब काफी सारी जो अलग अलग चीजें होती है, जो हायरार्कीज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इग्नोर करते हुए बहुत ही आसानी से आप अपना काम कर पाते हैं। आपको जो ये आपका जो टास्क है ना, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने का, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे ही लोग जो आपने अलग अलग डिपार्टमेंट से उठाए हैं, वो आसानी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। पहला क्या था? बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल वाले रिपोर्ट कर रहे थे टॉप लेवल मैनेजमेंट को, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होगी? हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, सब एक समान है, अब हम मॉडर्न हो गए हैं, सारे ही एक जगह हैं, एम्प्लॉइज हो, फंक्शन हो, बिजनेस हो, सब मिलके साथ में डिसीजंस लेंगे और अपने इनपुट्स देंगे। मैट्रिक्स रिलेशनशिप में क्या होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट से काफी सारे लोगों को उठाएंगे एक पर्टिकुलर टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए, वो सब उस पे काम करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। इसके कारण क्या होगा कि आपकी जो काफी सारी जो कॉन्ग्लोमेरेट्स यानी कि अलग अलग मतलब नजरिया होता है बिजनेस का, कि यार ये टॉप लेवल मैनेजमेंट वाला है, रिपोर्टिंग वगैरह का सब फंक्शन ही हट जाता है। आपको बस काम करना है जो आपको मिला है, उसके लिए सब फ्रीली अपना काम कर सकते हैं। ये था आपका नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री लेवल्स, जो मैंने आपको बताए थे, बिजनेस, फंक्शन और कॉर्पोरेट टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब देखते हैं कुछ कीवर्ड्स और डेफिनेशंस जो मैंने आपको बोला था कल के लेक्चर में कि मैं आज पढ़ाऊंगा। वो है सबसे पहला स्ट्रेटजिक इंटेंट। ये काम में आएंगे क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना चैप्टर 1 में से, या तो आपके लिमिटेशंस पे बन जाएगा, इजी क्वेश्चन बनेगा तो, या तो फिर इनमें से बनता है, जहाँ पे मैं आपको विजन और मिशन भी पढ़ाऊंगा। तो उन मिशन आपको बोल देंगे कि विजन स्टेटमेंट बनाइए, मिशन स्टेटमेंट बनाइए, स्ट्रेटजिक इंटेंट क्या होता है, उसमें क्या फर्क है विजन और इंटेंट में। ये सारी चीजें काफी होती है, एग्जाम में आपको काफी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसे मैंने लास्ट में रखा था और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। स्ट्रेटजिक इंटेंट से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजिक इंटेंट refers to purposes of what the organization strives for. Senior managers must define what they want to do and why they want to do. Represents strategic intent of the firm. क्या कहना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रेटजिक इंटेंट होता है ना, वो चीज है या वो बात है या वो काम है जिसके लिए आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लगी हुई रहती है कि हमें ये करना है, जो दिल जान से मेहनत करते हैं। आप किस लिए स्ट्राइव करते हैं? कि आप बोलते हैं कि हमको तो सीए करना है, तो आप पढ़ाई को लेकर डेडिकेटेड है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए डेडिकेटेड होना, वो स्ट्रेटजिक इंटेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसमें दो सवाल आते हैं, व्हाट दे वांट टू डू, और ये बताना किसको रहेगा? सीनियर लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले ही तो बताएंगे ना भाई कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ जा रही है, हमारा इंटेंट क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। ये कौन बताएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले, कि हमको ये करके दिखाना है। तो व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू। अब देखिए, आपने ये बता दिया कि ये करना है, लेकिन वो काम ऐसे ही हो जाएगा क्या? अभी अभी आपके घर में भी क्या होता होगा कि आपको पापा ने कुछ काम बताया, तो आप डायरेक्ट करने थोड़ी लग जाएंगे, आप पूछेंगे क्यों करना है। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और काम आसानी से हो, इसलिए आपको क्यों बताना भी जरूरी है, क्यों बहुत जरूरी हो जाता है कि व्हाई दे वांट टू डू। इससे क्लैरिटी आती है थॉट्स में। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या हो गया कि जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड है और वही काम करना चाहती है। सीनियर मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये बताना कि व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू। अब स्ट्रेटेजिक इंटेंट गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स टू अटेन इन फ्यूचर। जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता है ना, उसी से पता लग जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के क्या करना चाहती है। इसके लिए मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा विराट कोहली का। विराट कोहली का जब उनके फादर की डेथ हुई थी, तो उन्होंने रणजी ट्रॉफी मैच में आके गेम खेला और अच्छे खासे रन बनाए, यानी 96 रन बनाए, अपनी टीम के लिए खेला। और उन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्लियर किया कि भैया मैं खेलूंगा, मैं क्रिकेट के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकता हूँ और मैं खेलूंगा आगे चल के। तो वहां से उनका फ्यूचर का कैसे पता चला कि भाई अगर आप आदमी इतना डेडिकेटेड है कि अपने फादर की डेथ पे भी वो क्रिकेट खेलने जा रहा है और अपनी टीम को जिता रहा है,
इसका मतलब है कि उसका इंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं आगे चल के इंडियन टीम में खेलना चाहता हूँ, ये उसका स्ट्रेटेजिक इंटेंट दिखाता है। फिर इट इंडिकेट्स द लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन which the organization desires to create or occupy and the opportunity for exploring new possibilities। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड इमेज भी बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर ये बोलती है ना कि हम आगे चल के इस जो पर्टिकुलर हमारी इंडस्ट्री है उसके सबसे बड़े मतलब लीडर ही बन जाएंगे। कुल मिला के टेलीकॉम सेक्टर हो गया तो उसके लीडर बन जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया तो उसके लीडर बनेंगे कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो ये आपका इंटेंट दर्शाता है कि हम इतनी मार्केट पोजीशन ले लेंगे। तो ये सब कहाँ से पता चलेगा कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है? आप जिस काम के लिए इतने डेडिकेटेड है वहीं से तो पता चलेगा ना कि आप क्या करने वाले हैं, कि आप क्या कर सकते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका देखिए पढ़ाई बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं। कोई बच्चा करता है एवरेज की मैं पास हो जाऊं, कोई बच्चा करता है प्रेशर में आके, कोई बच्चा मन लगा के अपने लिए खुद के उसको मजा भी आ रहा है पढ़ने में, वो कर रहा है। तो इसमें फर्क क्या आएगा कि इंटेंट इनके अलग अलग है। यही इनके इंटेंट है। जो एवरेज वाला है उसका इंटेंट ये है कि भाई मेरे को बस पास होना है। जो एकदम मतलब लापरवाह इंसान है उसका है कि भाई मेरे को बस देना है, मैं प्रेशर में आ गया, मेरे को बस करना है। और ये वाला जो है ना लाजवाब आदमी है, ये बोलता है कि मेरे को तो मजा आ रहा है पढ़ने में और मैं तो रैंक लाऊंगा। तो ये इंटेंट है ना, रैंक लाएगा मतलब वो एक पोजीशन, आपकी मार्केट पोजीशन आपकी रैंक है कि मैं रैंक ला के अपनी एक ऐसी पोजीशन सिक्योर करूंगा जहां से मुझे एक अच्छी जॉब मिले या अच्छी जगह आर्टिकलशिप मिले, अगर सी इंटर के हिसाब से देखे तो आपकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी इससे पता चलती आएगी आपको कि आप आगे चल के कैसे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेंगे। आपका इंटेंट अगर आज ये रैंक लाने का है ना तो आगे चल के आप फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को भी वैसे ही देखेंगे कि मुझे हमेशा बेस्ट रहना है। इसलिए विराट कोहली का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया था, उन्हें हमेशा बेस्ट रहना है। वो बोलते कि मैं सिर्फ ओडीआई नहीं खेलूंगा, मैं टी20 भी खेलूंगा, मैं टेस्ट भी खेलूंगा, और तीनों में वो नंबर 1 पे रहते हैं। तो ये आपका स्ट्रेटेजिक इंटेंट है जो बताता है कि आपकी मार्केट पोजीशन क्या होगी, आप आगे चल के क्या अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब करेंगे और जो पॉसिबिलिटीज है उनको कैसे एक्सप्लोर करेंगे और आप क्या होंगे फ्यूचर में, वो आपका स्ट्रेटेजिक इंटेंट बताएगा आपको। स्ट्रेटेजिक इंटेंट मेरे ख्याल से इतना काफी आपको समझ में आ गया होगा और काफी क्लैरिटी आ गई होगी। अब हम देखेंगे विजन। द विजन इज द ब्लूप्रिंट ऑफ एन कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, outlining aspirations and goals and requiring all subsystems to align with it। अब ये सुनने में ना थोड़ा स्ट्रेटेजिक इंटेंट से मिलता जुलता लगता है, ये भाई भाई है, भाई भाई है, लेकिन हल्का सा फर्क है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट सिर्फ बात में रह जाता है कि हम तो ये करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। विजन भी वही बात करता है, लेकिन विजन क्या करता है कि आपके जो गोल्स है और एस्पिरेशंस है उन्हें आउटलाइन करता है कि मैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ये बनना चाहता हूँ, लीडर बनना चाहता हूँ, मैं अपनी टेक्नोलॉजी को बेस्ट रखना चाहता हूँ, मैं टेक्नोलॉजिकल लीडर बनूंगा आगे चल के। ये आपका स्ट्रेटेजिक विजन है कि हम 5,000 करोड़ का धंधा खड़ा कर देंगे। शार्क टैंक में आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे कि आपका विजन क्या है। पीयूष बंसल जी पूछ लेते हैं कि आपका विजन क्लियर नहीं है, अब आगे चल के क्या करना चाहते हैं अपनी कंपनी के साथ। आज एक छोटा मोटा स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो उनका क्या रहता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट उन्होंने उठाया और सेल्स करना स्टार्ट करी, कमाते गए, बनते गए। फिर उनका विजन कैसे पता चलेगा कि वो कितना बड़ा बनना चाहते हैं? वो उस पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रखते हैं। क्या वो ऐसा सोचते हैं कि आज हमारा जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना काफी है, या वो ऐसा सोचते हैं कि हम बेस्ट बनना चाहते हैं, हम हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा उसे ब्रांड बनाना चाहते हैं। इसे विजन बोलते हैं कि हम आगे चल के क्या सोचते हैं, आपकी एस्पिरेशंस, कि आपकी इच्छाएं क्या है, गोल्स, कि आपने ये टारगेट्स भी रखे हैं। इन दोनों चीजों को आउटलाइन करने वाली चीज स्ट्रेटेजिक विजन कहलाती है। फिर अब विजन का क्या कहना पड़ता है कि विजन आपकी मेन चीज होगी, विजन आपका मेन हो गया ऑर्गेनाइजेशन का कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो बाकी जो चीजें हैं ऐसा नहीं है कि उनको उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा बोले मेरे को रैंक लानी है, लेकिन वो ये बोले कि मैं 5 घंटे से ज्यादा दिन में पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं आधा ही सिलेबस पढ़ के जाऊंगा, मैं एमसीक्यू नहीं लगाऊंगा, मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को ध्यान ही नहीं दूंगा। अगर आपका विजन है रैंक लाना, या स्ट्रेटेजिक इंटेंट इंटेंट आपके अंदरूनी अंदरूनी बात होगी कि आप ऐसी सोच रखते हैं। विजन आपका ऑर्गेनाइजेशन का या आपका टारगेट है कि रैंक लाना है, लेकिन रैंक लाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे टारगेट्स होने चाहिए वो वैसे नहीं होंगे तो फिर कैसे चलेगा? मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सारे हिस्से विजन के हिसाब से चलने चाहिए। विजन उनके हिसाब से नहीं चलेगा कि आप जितना करना चाहते हैं उससे आपको आपकी इच्छा वाली जो चीज है, एस्पिरेशन और गोल्स है, वो अचीव हो जाए, वो नहीं हो सकता है। बाकी सारी चीजें उसके साथ अलाइन, यानी उसके रास्ते पे चलनी चाहिए, तब जाके आप वो अचीव कर पाएंगे। क्या? स्ट्रेटेजिक विजन।
अब थोड़ा और उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेटजी मेकिंग प्रोसेस कंसिस्ट। जब आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो सबसे पहले आप विजन ही तैयार करते हैं। मैंने कल भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जब डेफिनेशन बता रहा था तो मैंने बोला था डेवलपिंग अ विजन। सबसे पहले आप विजन बनाते हैं कि हमें करना क्या है। अगर आपका विजन नहीं है ना तो फिर आप कोई भी चीज कर नहीं सकते, बस ऐसे उठ के पेपर देने चले जाएंगे क्या। पढ़ाई कर रहे हैं आप, रोज सुबह जा रहे हैं, क्लास में बैठ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वापस आ रहे हैं, लेकिन सोच कुछ भी नहीं है आपकी। बड़ा सोचोगे नहीं तब तक बड़ा होगा नहीं। तो आपकी सोच बनाना जरूरी है पहले, कोई भी काम करने के पहले। तो स्ट्रेटजी भी जब बनती है ना, उसके लिए पहले विजन बनाना जरूरी है, डेवलपिंग अ विजन। What changes in company's product, market, customer, technology focus would improve करंट मार्केट पोजीशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ये मैंने फ्लो चार्ट के तरीके से बताया है कि आप जब विजन बनाते हैं ना तो क्या ध्यान में रखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, मार्केट है, कस्टमर है और टेक्नोलॉजी, ये चार एलिमेंट्स हो गए। इनके अंदर कैसे चेंजेस करूंगा, इनके अंदर कैसे चेंजेस करेंगे। अगर करंटली आपका बिजनेस चल रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि कैसे चेंजेस करेंगे कि आपकी जो मार्केट पोजीशन है ना वो सुधर जाए, या तो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो जाए। इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और आपका जो मार्केट है, कस्टमर है, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कस्टमर टारगेट आपने ढूंढ के रखे हैं, मार्केट में भी सिचुएशन नहीं आया है, अभी ग्रोथ वाले मोड में चल रहा है कि कंज्यूमर्स बढ़ते जा रहे हैं आपके पर्टिकुलर मार्केट के लिए, और टेक्नोलॉजी भी आपने अच्छी करके रखी है, टेक्नोलॉजी भी आपकी अच्छी है। तो आप इन चीजों के अंदर और क्या चेंजेस करेंगे जिससे कि आपको करंट मार्केट पोजीशन जो है वो सुधर जाए और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सुधरे। तो आपकी जो कंपनी थी, मान लीजिए कि आपने क्या किया कि ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए जो आपका जल्दी प्रोडक्शन कर रही है, या आपने कुछ इनोवेशन कर लिया अपने प्रोडक्ट में। मान लीजिए मोबाइल है, आज 4 से 5 कैमरे लगाने लग गए उसके अंदर कि भैया आपको कैमरा लेने की जरूरत नहीं, आप मोबाइल ले लीजिए हमारा और वो काम दे जाएगा। जैसे आईफोन बहुत इसके लिए फेमस है कि आईफोन है तो कैमरे की जरूरत ही नहीं है, इतनी अच्छी क्वालिटी है। तो ये इनोवेशन जो है ना, इस इनोवेशन में उन्होंने चेंजेस किए होंगे ना, धीरे धीरे उन्होंने चेंजेस की। पहले वो सिक्योरिटी की बात करते थे कि हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज बहुत अच्छी है, आईफोन की कोई भी चीज आपके आप खुद लॉगिन नहीं कर पाते बहुत बात तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी उनकी। तो इस केस में क्या होता है कि मार्केट पोजीशन इंप्रूव करने के लिए वो इनोवेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, कस्टमर्स को टारगेट बदलेंगे, एडवर्टीजमेंट शायद एक जगह हो रहा हो तो दूसरी जगह भी करना चालू करेंगे। इन सब चीजों के अंदर चेंजेस करके आप अपनी मार्केट पोजीशन कैसे सुधारेंगे। प्रॉफिट बढ़ेगा अगर आपने सेल्स बढ़ा ली अच्छी जगह मार्केटिंग करके, अच्छा प्रोडक्ट बना के उसमें इनोवेशन करके, फिर आपकी सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, और इसके कारण आपका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे सुधरेंगे, आपके पास ज्यादा पैसा आएगा तो आप सही जगह उसकी रिटेन अर्निंग करके सही जगह उस पैसे को वापस इन्वेस्ट करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ते जाएगा। 100 करोड़ से 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, इसी तरीके से बड़े बड़े स्टार्टअप्स आजकल चले हैं और यूनिकॉर्न बने हैं। फिर दूसरा पार्ट जो है उसका है कि वो डायरेक्शनल पाथ द कंपनी शुड टेक, कि वो किस तरफ बढ़ना चाहती है, ये भी आपका विजन ही बताएगा, स्ट्रेटेजिक विजन ही बताएगा। विराट कोहली ने क्रिकेट के लिए इतना डेडिकेशन दिखाया तो ये साफ हो गया था ना कि डायरेक्शनल पाथ क्या है कि मेरे को क्रिकेट खेलना है। फिटनेस में उसके लिए फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, तो डायरेक्शन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है अगर आपका विजन क्लियर हो जाता है। अब हम देखेंगे इसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, कि जो आपका ये जो विजन स्टेटमेंट बनने वाला है ना, जो आप एक लाइन देने वाले हैं जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करेंगे, वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो उसे अच्छा बनाएगा, जिससे आपको फायदा होगा। वो क्या क्या एलिमेंट्स है। सबसे पहला जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए चैलेंज आता है वो आता है कि क्रिएटिवली सोचना, क्रिएटिवली सोचना कि कंपनी को फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर करें। जैसे आपने देखा होगा डिज्नी, डिज्नी का जो विजन स्टेटमेंट है वो बहुत क्लियर है, टू मेक पीपल लाफ, सॉरी टू मेक पीपल हैप्पी, कि लोगों को खुश करना। डिज्नी का, डिज्नी प्लस डिज्नी हॉटस्टार आपने सुना होगा, उनका काम ये है कि हम लोगों को खुश करते हैं। तो ये उनका विजन था, तो उन्होंने उसके हिसाब से उनका कंटेंट देखा है। आपको डिज्नी हॉटस्टार पे आप जाएंगे तो सारे इंटरटेनमेंट वाले कंटेंट मिलेगा, आपको ऐसा नहीं कि वहां पे टीचिंग क्लासेस नहीं मिल रही है, क्योंकि वहां पे आप हैप्पी होने की गारंटी नहीं है, वो आपको नॉलेज देने की बात होती है। तो आपको इससे ही पता चल जाता है कि कंटेंट क्या डालते होंगे, वो जो लोगों को प्लेजर दे, खुशी दे, इंटरटेनमेंट दे, वो सारी चीजें, जैसे क्रिकेट मैचेस हो गई, मूवीज हो गई, वेब सीरीज हो गई, ये सब चीजें डलती है उसके ऊपर। तो ये क्रिएटिवली सोचा होगा ना ये स्टेटमेंट बनाने के पहले कि हम हैप्पी करें, उन्होंने पहले ही डायरेक्शन ले ली
कि हमको बस लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना है, इसलिए हम हमारा विजन स्टेटमेंट ऐसा रखेंगे कि हम लोगों को खुश करते हैं। Forming a strategic vision is an exercise of intelligent entrepreneurship. एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर जो रहता है ना, वही सोच पाता है कि मेरे विजन स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए। कैसे? कि अगर आप में समझबूझ इंटेलिजेंस कैसे आती है, जब आपके पास डाटा हो और उस डाटा को आप अच्छे से प्रोसेस करते हैं। तो ये जो डाटा है ना, डाटा तो सबके पास हो सकता है, अवेलेबल हो सकता है, गूगल है आज सबके पास, लेकिन उसे इंटरप्रेट करके ऐसा यूज करना, अपने बिजनेस को देख के उससे डाटा निकाल के उसको ऐसा यूज करना जो आपको फायदा दे, उसे एक विजन स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना, ये एक चैलेंज होता है। तो इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप का ये काम है। तो ये दूसरा एलिमेंट हो गया आपका स्ट्रेटेजिक विजन बनाने के लिए। फिर अ वेल आर्टिकुलेटेड विजन क्रिएट्स एंथुसियाज्म अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका विजन बहुत अच्छा है ना, जैसे इंस्टाग्राम का देखिए, कैप्चर एंड शेयर द वर्ल्ड्स मूवमेंट, कि आप अपनी मेमोरीज क्लिक करिए और उन्हें मतलब वर्ल्ड के साथ शेयर करिए, जो भी आपके जानने वाले हैं उनके साथ शेयर करिए। इसके अंदर क्या आता है कि जो लोग वहां पे काम करते हैं ना, उन्हें भी खुशी होती है कि उनके कारण कुछ और लोगों को भी खुशी मिल रही है, या दूसरे लोगों को जो उनसे जुड़ने वाले कंज्यूमर्स जो उनके हैं, जिनके लिए वो ये काम कर रहे हैं, वो खुश होंगे इस काम से। तो ये उनके अंदर जो है ना जोश बना रहता है, उनके उस विजन स्टेटमेंट को देख के। The best worded vision statement clearly illuminates the direction in which organization is headed. इसके लिए एग्जांपल है गूगल। To provide access to the world's information in one click. गूगल पे जाइए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए लिखिए, एंटर करिए, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वैसे यूट्यूब पे जाइए आप, उस पे मेरे चैनल का नाम लिखिए, सर्च करिए और ये लेक्चर्स देखिए। तो ये जो है ना, एक क्लिक पे करना। गूगल ने क्या बोला, स्टेटमेंट बहुत क्लियर है, जो उसकी जो वर्डिंग है ना वो क्लियर है कि हम सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर प्रोवाइड करेंगे, जहां पर आप एक क्लिक से सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये जो है ना, उसके कारण आपकी डायरेक्शन पता चल गई। कैसे? कि गूगल वाले जितने भी लोग हैं ना, उनका बस एक ही काम है कि गूगल पे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखना, उसे सही फॉर्मेट में रखना, ताकि लोगों को आसानी से वही इंफॉर्मेशन मिले जो वो चाहते हैं। काफी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वहां पर काम करते हैं, वो एल्गोरिदम सेट करते हैं। आपकी एल्गोरिदम्स भी बनी हुई रहती है कि आप जो सर्च करना चाहते हैं, उन्हें पता है कि क्या चाहिए आपको। तो ये सारी डायरेक्शन भी कहाँ से मिलती है? विजन स्टेटमेंट से मिलती है। चार चीजें होती है। पहला क्या है कि चैलेंज है, क्रिएटिवली सोचना कि कंपनी को फ्यूचर के लिए रेडी कैसे करे भाई। दूसरा क्या है कि स्ट्रेटेजिक विजन बनाना एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप का काम है, कि आपके लिए इंटेलिजेंट होना आपको बहुत जरूरी है उसके लिए, कि आप तभी ऐसी चीजें सोच पाएंगे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अलग बनाए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा दे। तीसरा, वेल आर्टिकुलेटेड विजन, इतना साफ सुथरा लिखा हुआ हो और इतना क्लियर आपका जो विजन स्टेटमेंट हो कि लोग जो आपसे जुड़े हुए ना, जो आपके लिए काम करते हैं, वो खुशी से काम करें, उत्साह से काम करें। चौथा होता है बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट क्लियरली इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। आप कहाँ जा रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जा रही है, वो आसानी से पता लग जाना चाहिए उसके विजन से। जैसे अगर कोई बच्चा बोले मेरे को रैंक लाना है, ये उसका विजन हो गया। तो रैंक लाना अगर उसका विजन है ना, तो उसी से डायरेक्शन पता चल जाएगी कि भैया ये 100% ना, अभी तो कम से कम 12-13 घंटे तो मिनिमम मिनिमम पढ़ रहा होगा, कम से कम पढ़ रहा होगा, ये स्टार्ट से ही। तो विजन आपको डायरेक्शन बता देता है। अगर आपको रैंक लानी है ना भाई, तो ये 100% ये जो बच्चा है, ये अपने मॉक टेस्ट दे रहा होगा, या टिक करता होगा क्वेश्चंस, रिवीजन मल्टीपल बार करता होगा कि 7-8 बार रिवीजन करेगा। तो ये सारी डायरेक्शंस उसको कहाँ से मिलती है? उस विजन से। विजन आपका क्लियर है तो ये सारी चीजें मिलते चले जाएगी। अब इसके बाद में मिशन, वैल्यू और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो आपके, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। साथ ही साथ वहां पर मैं आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़िएगा अच्छे से। और ये सारे टर्म्स जो मैंने लिखाए हैं या बोले हैं, कीवर्ड्स भी मैंने हाईलाइट करने को बोला था बीच में, उन सभी को आप अच्छे से नोट्स में उतार लीजिए अपने। और ये अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे, मैं आपको नंबर इसमें लिख के रखा है मैंने बायो में, डिस्क्रिप्शन में लिख के रखा है, आप मेरे को भेज सकते हैं अपना मैसेज और मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा उस पर। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर पे कल रात 8 बजे। बिल्कुल मिस मत करिए, ये बैच रेगुलर है। 28 फरवरी तक में सारा एसएम विद क्वेश्चंस, प्रैक्टिस और बेस्ट आपको नोट्स मिल रहे हैं, आप सब खत्म कर देंगे। और आप 100% 35 मार्क्स प्लस स्कोर कर सकते हैं एसएम में, अगर आपने अच्छे से ये किया तो। अपना विजन आप क्लियर रखिए। मिलते हैं अगले